सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है वो आपकी सबसे लंबी 1240 किलोमीटर, ये आपके गुजरात की है। भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न रेखा मेरिडियन जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, आपको 82.5 डिग्री पश्चिम भी दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन गलत होगा क्योंकि भारत है वो आपका पूर्वी गोलार्ध में है। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास में है? तो कर्क रेखा के सबसे पास में जबलपुर, जो आपका ये अच्छा प्रश्न पूछा गया था। भोपाल भी एमपी के अंदर है और जबलपुर भी है। थोड़ा इंडिया का मैप होना चाहिए तब पता चले कि जबलपुर और भोपाल दोनों आपके मध्य प्रदेश में यहां पर दिए गए में जबलपुर है वो, ये आपको याद रखना है, जबलपुर। और रांची झारखंड वाला वो भी है, वो अलग से दिया हुआ है, ये भी नजदीक स्थित है, ऐसा कहा गया है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है? गमचा झार मित्र पर, गमचा झार मित्र पर उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कोरोमंडल तट कहां पर स्थित है? अब ये तट पढ़ो, इससे पहले कोरोमंडल तट की बात हो रही है। कोरोमंडल हम बात कर रहे हैं इसकी, कोरोमंडल तट। एक है आपका उत्तरी सरकार तट, एक है आपका उत्कल तट। तो भारत के भारत का जो पूर्वी घाट है ना, पूर्वी तट है, उस पूर्वी तट के 3 तट है। अब ये चीजें तो तुम्हें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। पूर्वी तट के 3 है और पश्चिमी तट की हम बात करें, पश्चिमी तट की बात करें, वेस्टर्न कोस्ट की, तो आज थोड़े बता देता हूं, ठीक है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ नेशनल वाले टेलीग्राम में डाल दी ना, फिर पढ़ो उसको। कच्छ, जो गुजरात में कच्छ तट हो गया। काठियावाड़ तट है, ये भी आपको याद रखना है, काठियावाड़, ये भी गुजरात का तट है ना, काठियावाड़ तट। उसके बाद है कोंकण तट। कोंकण तट कहां पर है सर? कोंकण तट की अगर बात करें तो ये आपका जो कोंकण तट है महाराष्ट्र और कर्नाटक, क्योंकि ये स्टेट हो गया आपका कर्नाटक और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा तट से समझे तो। महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो तट है ना, वो कौन सा तट है? कोंकण तट है। मालाबार तट का प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है, तो मालाबार तट कहां पर है गुरुजी? तो मालाबार है आपका केरल वाला तट है। केरल का जो तट है वो मालाबार है और कोरोमंडल तट है वो आपका तमिलनाडु वाला है। कोरोमंडल है वो आपका तमिलनाडु वाला है, आंध्र प्रदेश का है, एपी भी है इसमें और तमिलनाडु भी है, एपी भी है। हम उत्तरी सरकार तट की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश के साथ साथ आपका ओडिशा भी आ जाता है और उत्कल तट है वो आपका ओडिशा वाला है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल तट, सबको याद हो गया ना। अब पूछा था कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल है सबसे पहले याद रखो, तमिलनाडु होगा इसके अंदर, क्या होगा? तमिलनाडु। भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण पहले पूछा है, ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण पहले पूछा है, तो आपका उत्तर दक्षिण पहले पूछा है तो उत्तर दक्षिण 32-14 होगा, 32-14, 29-33। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमाएं हैं वो किस प्रकार की सीमाएं? तो ये दोनों है वो उत्तरवर्ती सीमा है ना। आरोप ये उत्तरवर्ती, यानी उत्तरवर्ती दिया हुआ है शब्द, कृत्रिम रेखा है और उत्तरवर्ती मतलब बाद में बनेगी रेखा है, प्राकृतिक नहीं है। हाँ जी, फिर देखो कश्मीर घाटी और डल झील, इन दोनों के बीच में क्या स्थित है? कश्मीर घाटी और डल झील के बीच बृहद हिमालय और पीर पंजाल है। अब बृहद हिमालय और पीर पंजाल की हम थोड़ी सी बात करेंगे, इंडिया का जो हम भौतिक प्रदेश वगैरह का वर्गीकरण जब देखते हैं तो हिमालय की श्रेणियों का जो क्रम वगैरह वो भी बताऊंगा आपको। बृहद हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। ये प्रश्न आता है पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियां में, अभी बात करूंगा इसकी, ठीक है। आगे आ जाओ। एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर ने कौन से शहर को डिजाइन किया था? तो ये चंडीगढ़ को डिजाइन किया था, याद रखना। नई दिल्ली का एडवर्ड लुटियंस है और जयपुर का विद्याधर भट्टाचार्य है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। कोरी क्रिक कहां पर स्थित है? भारत और बात करें, सर क्रिक है, कोरी क्रिक है, ये गुजरात के अंदर स्थित है, जो आपके कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। और भारत और पाकिस्तान वो रण पता ही नहीं चलता किसका है क्या नहीं है, तो विवाद होता है भारत पाकिस्तान के बीच में उसको लेकर हमेशा। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा स्थान है? तो ये द्रास है, विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान द्रास है। और द्रास वर्तमान में कहां पर है? लद्दाख का एक जिला है द्रास, विश्व का दूसरा सबसे ठंडे स्थानों में आता है, ये लद्दाख के अंदर स्थित है। आगे देखो, भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। लो कर लो बात, नारकोंडम और बैरन आपसे पूछा जाएगा। गुरुजी उत्तरी अंडमान में, आप देखो ये रहा नारकोंडम और ये रहा आपका बैरन द्वीप। तो भारत के सक्रिय ज्वालामुखी में एक तो है आपका बैरन है, बैरन मित्री, देखो बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें से कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है, जो मध्य अंडमान में है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, अंडमान के भी 3 भाग हैं, ठीक है। तो जो मध्य अंडमान में है और सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो ये आपका सुषुप्त है नारकोंडम, जो उत्तरी अंडमान में सबसे उत्तर। तो नारकोंडम पहले है, बैरन बाद में है। उत्तरी में तो हो गया आपका नारकोंडम और मध्य में हो गया आपका बैरन। बैरन है वो क्या है? सक्रिय है। और नारकोंडम क्या है? सुषुप्त है। सुषुप्त का मतलब होता है, देखो हिंदी में ऐसे लिखते हैं, सुषुप्त लिखना सीख दो। सुषुप्त का मतलब है सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है, ठीक है। और एक होता है निष्क्रिय, डोरमेंट, वो ज्वालामुखी वो मर गया है, खत्म है, उसमें से कभी ज्वालामुखी लावा बाहर नहीं निकलेगा। तो 3 ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। तो इनमें अपने पास जो है वो सक्रिय में पूछा गया है, भारत का एकमात्र सक्रिय पूछा है, तो ये याद रखना बैरन है, जो आपके बैरन कट है मध्य अंडमान में। अब आज के टाइम में केवल अंडमान निकोबार करने से काम नहीं चलेगा,
आपको मध्य अंडमान याद करना पड़ेगा। बैरन कहाँ है? 12 घंटे क्लास की पीडीएफ में 100 सवा 100 प्रश्न लिखने बाकी रह गए थे, पेज सेव हुए नहीं, वो मैं कल दे दूंगा, कल रात को। परसों ज्योग्राफी की क्लास आएगी 12 घंटे, उससे पहले डाल दूंगा, ठीक है? ओके। मुझे पता है पीडीएफ 400 प्रश्न नहीं पढ़ सकते क्या? एग्जाम से पहले 40 बार पढ़ सकते हो, क्या बात करते हो? उसमें से क्वेश्चन आएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करो, ये देखो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जाओ फटाफट टेलीग्राम मिल जाएगी। भारतीय प्रामाणिक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो भारत का जो प्रामाणिक समय निर्धारित करने वाली जो देशांतर रेखा है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो वैसे ये होना चाहिए आपके, हम बात करें तो ये नैनी होना चाहिए, नैनी। और नैनी आपके कहां पर है? इलाहाबाद, वर्तमान जिसका नाम प्रयागराज है, वहां से गुजरती है भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। प्रामाणिक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी मत कर देना। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम है तो अपना राजस्थान हो गया। जिस राजस्थान के बाद में कौन सा है, प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि राम जी है ना, आप तो महान हो, राम जी महान है, राम जी महान है, सो क्या याद किया? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद में महाराष्ट्र है। तो ये किसके हिसाब से बताया जा रहा है सर? अरे ये तो लैंड एरिया के हिसाब से सबसे बड़े राज्यों के अंदर, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्यों के अंदर राम जी थे तो महान हो। भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताइए। सबसे शुष्क स्थानों में जो है जैसलमेर है, जहां पर 17 सेंटीमीटर, 17 मतलब बहुत कम, 5 से 10 सेंटीमीटर के, 17 तो है उसका क्या जन घनत्व है, 17 जन घनत्व है, और 5 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर औसतन बारिश होती है, ठीक है। अरावली की वजह से। सर्करिक विवाद है वो आपका भारत और पाकिस्तान, भारत के गुजरात में स्थित है। कौन सा एक कथन सही है दिए गए में से? हम बात करें आपका कौन सा एक कथन सही है? प्रायद्वीपीय भारत है वो आर्कियन काल से लेकर के समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ, ये 1 नंबर कथन है वो सत्य है। प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, एक होता है उन्मज्जन और एक होता है निमज्जन, सबमर्ज, और है ना, दो क्रियाएं होती है ज्योग्राफी के अंदर। एक पानी से जो डूब जाता है वो वाला भाग है तो निमज्जन कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? निमज्जन, जो कभी पानी से डूबा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भाग आर्कियन काल से लेकर मतलब लाखों करोड़ों साल से लेकर आज तक पानी में नहीं रहा, मतलब डूबा हुआ भाग नहीं रहा, तो वो पानी में कभी भी निमज्जित नहीं रहा, ये सही है। और बाकी वाले कथन है वो गलत है, ठीक है। धारवाड़ में तो तेल मिलता है ना, धारवाड़ में क्या मिलता है? तेल मिलता है। और लौह अयस्क है वो, ये भी आपका लौह अयस्क, ये भी धारवाड़ से प्राप्त होता है। धारवाड़ से लोहा मिलता है, लोहे की धार से याद कर लेना, ठीक है। और धारवाड़ क्रम की चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला मिलता है, ये याद रखना। हाँ, धारवाड़ से लोहा मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, वहां से कोयला वगैरह, जीवाश्म वगैरह वो मिलते हैं, तो थोड़ा सा ये याद रखें। लोहे की धार ऐसे याद रखो, इस बात को दिमाग में सेट करना। सुनामी जो आई थी 2004 में, निम्न में से कौन सा भाग पूरी तरह से आपका समंदर में डूब गया था? जिसकी हम बात करें, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, लोहा कर दिया बेटा, हो गया सही। ओके ओके। अवसादी चट्टाने जो होती है, जो क्रूड ऑयल है वो अवसादी चट्टाने वगैरह, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, चीजों को मैनेज करें, काफी कुछ हमें रिवीजन करना है इस क्लास के अंदर। इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था, पिग्मेलियन पॉइंट जिसे कहते हैं, ये 2004 में डूब गया था। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी? कवरत्ती है, कवरत्ती है वो आपकी इसकी राजधानी। मिनिकॉय सबसे दक्षिणी द्वीप है जो अलग होता है किससे? आपका मिनिकॉय द्वीप है जो 9 डिग्री से अलग होता है लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से। कौन सा क्षेत्र शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है दिए गए में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर आप सबको पता है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और वहां जब आर्द्रता है तभी तो यहाँ पर आपके ऐसे वन पाए जाएंगे, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाता है अंडमान निकोबार, बाकी प्रदेश है वो शुष्क में आएंगे, चाहे महाराष्ट्र हरियाणा वगैरह। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? आपके अंडमान कवारती, लक्षद्वीप के अन्य मतलब बात करें, ये आपका हो गया कवारती और जो मिनिकॉय, मतलब 9 डिग्री राजधानी जो लक्षद्वीप की है उसके, और मिनिकॉय जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसके बीच में है। 10 डिग्री 9 डिग्री सब मैंने करवा दिए थे, ठीक है। 8 डिग्री की बात करें तो 8 डिग्री है वो अलग करता है किसको? मिनिकॉय को मालदीव देश से। और 10 डिग्री है वो, 10 डिग्री में एक चीज याद रखना, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो अंडमान में छोटा अंडमान हो गया और निकोबार में कार निकोबार हो गया। तो कार निकोबार सबसे ऊपर वाला, और सबसे नीचे वाला जो अंडमान है वो आपका कौन सा? छोटा अंडमान है। तो छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री, ये थोड़ा अंतर है, समझ लेना, है ना। डंकन पास का भी कई बार प्रश्न आ जाता है अंडमान और निकोबार के बीच में। डंकन पास ये भी आपके अंडमान निकोबार के बीच में। भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, जिसे नदी द्वीप भी है और जिला भी इसे घोषित किया गया है। ये असम के अंदर है, और जहां पर आपके ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उसकी सहायक नदियां बहती है, ठीक है। आगे देखो, यदि भारत अपनी वर्तमान स्थिति में 200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित होता तो निम्न में से कौन सा इसका मुख्य लक्षण होता? अगर हम दक्षिण में 200 किलोमीटर और चले जाते हैं, यानी कि 0 डिग्री के पास चले जाते हैं, अभी 0 डिग्री के और नजदीक चले जाते, तो दक्षिण में 200 किलोमीटर चले जाते तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय
सदाबहार वनों की अधिकता होती है हमारे यहाँ पर, ज्यादा गर्मी वाले, है ना, घास के मैदान नहीं है, मरुस्थल नहीं है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। भारत का संघ क्षेत्र जिसके 3 राज्यों के, मतलब भारत की वो यूनियन टेरिटरी जिसके 3 राज्यों के अंदर क्षेत्र स्थित है, 3 राज्यों में भारत के जो क्षेत्र स्थित है, तो वो है आपका पांडिचेरी, पुडुचेरी जिसे हम कहते हैं। हम इसकी अगर बात करें तो एक तो माही है, यनम है और कराईकल है। माहे है वो भी पुडुचेरी का पार्ट है, और यनम जो आंध्र प्रदेश में वो भी पुडुचेरी कहलाता है। ये सब मिलकर के कराईकल और पांडिचेरी जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ये सब मिलकर के पांडिचेरी कहलाता है। पुडुचेरी 3 जगहों पर स्थित है, ठीक है। इसका मतलब ये है कहने का प्रश्न का, इस प्रश्न का ये मतलब है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन सा भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को, देखो बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे दक्षिणी, हाँ जी, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा, ये पूछा है, तो इंदिरा बिंदु है। और भारत की मुख्य भूमि का पूछे तो ये होता है मुख्य भूमि का, ठीक है। और ये 6 डिग्री 45 मिनट है, 6 डिग्री 45 मिनट है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अब ये मुख्य भूमि से पूछ लिया तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट है, और व्याख्या के लिए तुम्हें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर, तापांतर का मतलब है सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंडे के बीच का जो अंतर है उसे तापांतर कहा गया है। तो तापांतर यहां पर बताया गया है, भारत के 4 जो नगर है, महानगर है, जो है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में जो आपका मुंबई है, मुंबई का तापांतर आपका देखो जनवरी में 22 डिग्री होता है, जुलाई के अंदर 27 डिग्री होता है। मतलब गर्मी और सर्दी में आपको बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मुंबई महाराष्ट्र की जो जलवायु है, समुद्र के कारण, समुद्री प्रभाव के कारण, समुद्री प्रभाव के कारण ज्यादा अंतर नहीं आता है सर्दी और गर्मी में, है ना। सम जलवायु आप इसे कह सकते हैं, सम जलवायु आप इसे कह सकते हैं। अच्छा प्रश्न एग्जाम में आता है। सम जलवायु भारत में कहां देखने को मिलती है, समुद्र के किनारे, वहां पर सम जलवायु देखने को मिलती है, क्योंकि समुद्र जल्दी है वो आपके ठंडा, मतलब गर्म है वो देर से होता है और ठंडा भी देर से ही होता है, उसकी वजह से वहां पर एक प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और रेगिस्तान में देखो दिन में बहुत ज्यादा तप जाता है और रात में क्या होता है, ठंडा भी जल्दी हो जाता है, लेकिन समुद्र इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अगला देखिएगा, ये सूची दी गई है राजधानियों के हिसाब से कि जो राजधानियां हैं, अब ये पूरी व्याख्या यहाँ मैप में बताई हुई है, तो इससे बढ़िया तुम्हें क्या नोट्स हो सकते हैं, है ना। ये कोई मैं अपनी शेखी बगाड़ने के लिए नहीं कि मैं मैप लिखूं नहीं, यहाँ टाइम वेस्ट करूं एक ही क्वेश्चन के ऊपर 10-10 मिनट सारी राजधानियों को लिखूं, उतना टाइम नहीं है, वो तो मैं ऐप में पढ़ा चुके हैं, नोट्स आप देख चुके हो। ये वो चीज है कि कम समय में 5 घंटे में तुम्हें सारे नोट्स मिल जाए, जिसमें से कम मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आपके कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिलने चाहिए, है ना। बाकी ऐप में तुमने सारे नोट्स बढ़ा दिए, रिविजन कर लिया है, वहां से नोट्स बढ़ा लिया है, तो निश्चित रूप से पटवारी में सिलेक्शन होगा आपका। हाँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। हम सूची की बात करें तो मेघालय की जो राजधानी की बात करें तो वो है शिलोंग है। मेघालय की राजधानी कौन सी है, शिलोंग है। और देख सकते हो आप मैप में, मणिपुर की राजधानी है वो आपकी इंफॉल है, और उसके बाद में आपका नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा है, और मिजोरम की जो राजधानी है, देख लो मिजोरम की जो राजधानी है वो कौन सी हो गई, आइजोल हो गई। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो गया। अन्य राजधानियों को आप लोग अच्छे से देख लेना, है ना। ओके, मिजोरम की आइजोल, 4 और 3 7 स्टेट हो गए, 7 सिस्टर जिन्हें कहते हैं। महाबलेश्वर है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और ये आप लोगों को याद रखना है। भौतिक विभाग के वर्गीकरण के आधार पर वनस्पति होती है, वनस्पति उच्चावच की प्रकृति बताती है। इनमें से ऐसा प्रश्न आपके अगर पटवार पेपर में दे दिया जाए तो क्या आंसर करोगे कि भाई आपकी भौतिक विभाग का जो वर्गीकरण का जो आधार होता है वो वनस्पति है, ये कथन है वो आपका क्या है, गलत है। दिए गए में से जो है आपका दिए गए भौतिक विभाग के आधार पर वनस्पति होती है, भौतिक विभागों के आधार पर वनस्पति होती है। भौतिक विभाग यानी कि भारत का जो हिमालय क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, उसके आधार पर वनस्पति नहीं होती। वनस्पति का अलग अलग जलवायु के हिसाब से है, ठीक है। और वनस्पति उच्चावच की प्रकृति बताती है, तो ये सही है। वनस्पति आपके उच्चावच की प्रकृति बता देती है कि कौन सा स्थान कितना ऊंचा है। तो यहां पर दिए गए में आपका जो है ए गलत है इन दिए गए ऑप्शन में, ये तो हो गया गलत और ये हो गया सही, है ना। केवल 20, केवल आर सही है। वनस्पति उच्चावच की प्रकृति कैसे बताती है, आप हिमालय क्षेत्र में जाओ, अलग अलग तरह की वनस्पति देखने को मिलती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जाओ, छोटे पत्तियों वाले पेड़ देखने को मिलते हैं, लंबी गहरी जड़ों वाले पेड़ देखने को मिलते हैं। हिमालय क्षेत्र में वैसे नहीं मिलते हैं। तो जो उच्चावच के मतलब जो स्थान जितना ऊंचा है उस हिसाब से, उच्चावच मतलब जो आपका पहाड़ है, पठार है, उनकी बात हो रही है, तो वो वनस्पति को बताते हैं। अगला मैकमोहन रेखा की बात हो रही है, तो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में, इसके बारे में मैंने आयोग बताया था 1914 का। मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना के बीच